अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मुझे उम्मीद है कि दुनिया में आप जहाँ पे भी हैं, इंडिया में, पाकिस्तान में, यूएई में, इंग्लैंड में, जहाँ पे भी हैं, आप खुश हैं, खैरियत से हैं और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को किसी भी वजह से सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है, इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ उसको आप लाइक कर देंगे और अगर हो सके तो आपके सर्कल में, फ्रेंड्स में, फैमिली में इस चैनल को प्रमोट करने के लिए, इसको कामयाब करने के लिए शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं जैसे और लोग शेयर करते हैं, आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। बहुत सारे मीडियम्स हैं जो आपको बेहतर लगे, आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करें। अगर आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर रहे हैं, बस यकीन दहानी कर लें कि जहाँ पे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी किस्म का शोर या डिस्टॉर्शन मौजूद नहीं है। गाइस, आज की जो स्टोरी है इसका डिस्क्लेमर पहले से दे देता हूँ। थोड़ी सी समझ लें कि आप एडल्ट स्टोरी है, थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है और ये स्टोरी मुझे 6 महीने पहले भेजी थी इंडिया से एक सब्सक्राइबर ने। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मैं इसको शेयर नहीं कर सका और इसको शेयर ना करने की मेरी अपनी वजह थी। मैं नहीं शेयर करना चाहता था। मैं चाहता था थोड़ा सा सब्सक्राइबर्स वगैरह बढ़े, व्यूज़ बढ़ें, उसके बाद शेयर करूं। जाहिर सी बात है, ग्रेजुअली चीज़ें बेहतर होती हैं और बेहतरी की तरफ हैं। तो ये मैं स्टोरी शेयर कर रहा हूँ और थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरी है। प्लीज़, तो जो स्टोरी मुझसे शेयर की थी मैं उन खातून का या उस कैरेक्टर का नाम चेंज कर दूँगा, सिटी का नाम चेंज कर दूँगा और फिर आपसे स्टोरी शेयर करूँगा। क्योंकि अक्सर वो जो खातून हैं वो कमेंट किया करती हैं और मुख्तलिफ स्टोरीज़ हैं जो मुझे पहले भी भेज चुकी हैं। ये स्टोरी हमें मिस सिमरन ने भेजी है और ये जो स्टोरी है वो इनके जो फादर थे उनकी खाला की स्टोरी है और ये 1971-72 में पेश आई थी। और हम कोशिश करेंगे कि जो स्टोरी है उन्हीं खातून की ज़बानी आपको बता सकें जिनके साथ ये स्टोरी पेश आई थी। मेरा नाम कल्पना है और मेरे फादर प्रोफेशन के एतबार से एक बहुत बड़े पंडित थे और उस दौर में यानी 1971-72 में बहुत सारे लोग थे जो इनके फॉलोअर्स थे, इनके चाहने वाले थे, इनके पास इलाज के लिए आया करते थे, इनसे रिलीजन के मुताबिक चीज़ें पूछने आया करते थे। गर्ज के पूरे इंडिया में ख़ास तौर पे अगर आप बात करें कि आसाम के अंदर एक जगह है जतिंगा विलेज, वहाँ पे इनके जो फादर थे वहाँ पे इन्होंने सालों प्रैक्टिस की है, एज पंडित परफॉर्म किया है, काम किया है और वहाँ पे लोगों की हेल्प की है। ये जो विलेज था यहाँ पे इतनी ज़्यादा आबादी तो नहीं थी, लेकिन बहरहाल अब किस्से की तरफ आते हैं। ये किस्सा इस तरह से है कि जब मैं पैदा हुई या जब मैंने आँख खुली, तो जब मैं पैदा हुई उसके तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर ही मेरी माँ शदीद बीमार हुई और ना सिर्फ बीमार हुई बल्कि इस दुनिया से रुखसत हो गई। मैं अकेली लड़की थी, पहली लड़की थी। मेरे फादर के अलावा मेरा कोई भी नहीं था। शुरू से ही मेरे बाप ने, जो कि एक पंडित थे, मुझे अपनी माँ, बाप, बहन, भाई सब कुछ बन के पाला। मुझे कभी भी महसूस नहीं होने दिया कि मेरे पास माँ मौजूद नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है। ये जो दौर था, उस दौर में तालीम हासिल करना इतना आसान नहीं था, लेकिन जो भी रिलीजन के मुताबिक मेरे फादर को चीज़ें आती थी वो हमें पढ़ाते रहते थे या हमें सिखाते रहते थे और कोशिश करते थे कि दुनियावी तालीम भी दे सकें। खैर, दुनियावी तालीम की अगर बात करूं तो ये किस्सा वहीं से शुरू होता है। उस दौर में अगर कोई मैट्रिक कर लेता था तो उसकी बहुत वैल्यू हुआ करती थी, बहुत वर्थ होती थी। मेरे फादर चाहते थे कि मैं मैट्रिक पढ़ूं, मैं इंटर करूं, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में लेक्चरर लग सकूं। और मेरे फादर कभी भी नहीं चाहते थे कि मैं किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। वो चाहते थे कि मैं अपने पाँव पे खड़ी हूँ, मेरे पास पैसे हों, मेरे हालात अच्छे हों। क्योंकि अगर कल को मेरे फादर, जो कि एक पंडित हैं, वो नहीं होंगे तो मेरा क्या होगा। हर बाप की यही ख्वाहिश होती है और मैं भी अपने बाप की इस ख्वाहिश को पूरा करना चाहती थी। मैं अपने बाप से बहुत प्यार करती थी क्योंकि वही बाप मेरी माँ था, वही बाप मेरा बाप था, वही बाप मेरी बहन था, वही बाप मेरा भाई था। बहुत तकलीफ़ मैंने देख ली थी क्योंकि माँ के बगैर ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं होता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती थी कि जो मेरे फादर चाहते हैं वो मैं कर सकूं, उनके म्यार पे पूरा उतर सकूं और जैसी ज़िंदगी वो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं मैं वैसा बन के दिखाऊं।
या वैसी ज़िंदगी उनके सामने गुजार सकूं। इसी जद्दोजहद में जब मैं 9 या 10 साल की हुई तो हमारे गांव में, क्योंकि इतने लोग मौजूद नहीं थे और आज भी आसाम के उस हिस्से में इतने लोग रहा नहीं करते, तो बड़ी मुश्किल से एक ट्यूशन का पता चला कि वहाँ पे कोई औरत है जो ट्यूशन दिया करती है। और बड़े मामलात तय करने के बाद, पैसों के मामलात तय करने के बाद और बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद वो जो उस्तानी थी या वो जो टीचर थी, उन्होंने हामी भर ली कि वो मुझे पढ़ाएंगी। ना सिर्फ पढ़ाएंगी बल्कि मेरे अंदर हुनर भी मुंतकिल करेंगी ताकि मैं फ्यूचर में एक अच्छी टीचर, एक अच्छी मौलिमा बन सकूं। इन्हीं ख्वाबों को लेके, इन्हीं जस्तजू में मैंने अपना पढ़ाई का जो सिलसिला था वो शुरू किया और देखते ही देखते पता ही नहीं चला कि 2 से 3 साल कैसे गुजर गए। जैसे जैसे मैं बलूगत में आ रही थी या मैं जवान हो रही थी, तो जैसे हर लड़की का कोई ख्वाब होता है, कोई प्रिंस चार्ल्स होता है, वैसे ही मेरे भी बहुत सारे ख्वाब थे, बहुत सारी ख्वाहिशात थी। क्योंकि मैंने अपने फादर के पास बहुत ज़्यादा तंगी देखी थी, बहुत परेशानी देखी थी, बहुत मुश्किलात देखी थी। तो मैं भी अपनी आइडियल के बारे में सोचा करती थी कि मेरा भी आइडियल कोई होना चाहिए, उसकी आंखें ऐसी हों, उसके बाल इतने बड़े हों, वो इतना खूबसूरत हो, वो इतना डैशिंग हो, या उसके अंदर वो सब क्वालिटीज़ हों जो आमतौर पे लड़कियां एक्सपेक्ट किया करती हैं। ये जो मेरे ख्यालात के अंदर जो शहज़ादा मौजूद था या जो मेरी ख्वाहिश थी, इस शहज़ादे का या इस ख्वाहिश का मैंने ना कभी किसी से जिक्र किया था, ना मैं जिक्र करना चाहती थी। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपना तमाशा बनवाऊँ, लोग मेरे बारे में बातें करें, उल्टा सीधा बोलें, मुझे गंदी लड़की समझें, मुझे बुरी लड़की समझें। बहरहाल जब मैं बलूगत में दाखिल हुई और मुझे लगा कि अब मैं अब जवान हो रही हूँ, तो अक्सर मुझे महसूस होता कि जब मैं बाहर निकलती हूँ तो इक्का दुक्का जो भी इस दौर के हिसाब से लड़के थे, मर्द थे, वो मुझे देखा करते थे और उनकी आंखों से मुझे अंदाज़ा होता था कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ या मैं कितनी हसीन हूँ, कि जो भी मुझे एक बार देखता है तो पलट के ज़रूर देखता है। जब आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे यकीन हो चला कि हर शख्स पलट के ज़रूर देखता है, तो मुझे यकीन होने लगा यकीनन मैं खूबसूरत होंगी, मैं हूर परी होंगी, या कम से कम जो मेरा हुस्न है वो बेमिसाल होगा। और ये सब बातें जब बुनियाद की सूरत इख्तियार कर गईं और मुझे यकीन हो चला कि मैं वाकई में बहुत खूबसूरत हूँ, तो मैंने भी और ज़्यादा सजना संवरना शुरू कर दिया, नखरे दिखाना शुरू कर दिए। मैं भी जब बाहर निकलती तो मैं अदाएँ दिखाती, नखरे दिखाती और लोग मेरे नखरों के पीछे मरे चले आते। इसी तरह का एक दिन था, मेरी कोशिश होती थी कि मैं किसी भी सूरत 4 साढ़े 4 बजे तक ट्यूशन पढ़ के वापस आ जाऊँ। लेकिन इत्तेफाक से जो मेरी उस्तानी थी या जो मेरी टीचर थी, उस दिन किसी वजह से उन्होंने मुझे रोक लिया। और जब उन्होंने मुझे रोका तो उन्होंने 1 से 1.5 घंटे तक अपने कुछ काम थे वो मुझसे करवाए। जब मैं उनके पास से फ्री हुई तो ये सनसेट का टाइम था, यानी सूरज गुरूब हो रहा था और मुसलमानों की ज़बान में मगरिब की अजान का वक्त हो रहा था। बहरहाल जब मैं वहाँ से निकली और अपने घर की तरफ आ रही थी, तो मेरा रास्ता वही था जहाँ से मैं गुजरा करती थी। 15 से 20 मिनट का मेरे घर से ट्यूशन का और ट्यूशन से घर का रास्ता था। खैर, जब मैं मगरिब के बाद वहाँ से गुजर रही थी तो एक ख़ास किस्म का पेड़ था जो कि बरगद का दरख्त था। वो बहुत बड़ा सा दरख्त था, बहुत पुराना दरख्त था, और मेरे पंडित पिताजी मुझे बताया करते थे कि इस दरख्त पे कम से कम 600 साल से पूजा होती चली आ रही है। बहरहाल जब मैं उस दरख्त के सामने से गुजरी तो मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद कोई है जो सफ़ेद लिबादे में, सफ़ेद लिबास में उस दरख्त के नीचे खड़ा हुआ है, और ना सिर्फ खड़ा हुआ है, मुसलसल मुझे देख रहा है या मुझे ऑब्ज़र्व कर रहा है। खैर, मैं शुरू से ही नखरे वाली थी, तो मैंने भी इतनी आसानी से उसको ना देखा, ना उस पर गौर किया, मुसलसल उसको नज़रअंदाज करती रही और अपने रास्ते होती हुई सीधे घर आ गई। ये आज मेरा उससे पहला इंट्रैक्शन था, और वो भी इंट्रैक्शन क्या था, मैंने तो उसको नहीं देखा था, लेकिन हाँ, उसने अपने देखने का फ़र्ज़ पूरा कर दिया था। इसी तरह अक्सर ऐसा होता कि जब सनसेट हो जाता या मगरिब की अजान हो जाती और उसके बाद मेरा वहाँ जाना या आना होता, यानी कि उस ट्यूशन में जाना या आना होता, तो वो अक्सर सनसेट के बाद मुझे नज़र आता। मुझे पता था कि पिछले कुछ दिनों से ये मुझे ऑब्ज़र्व कर रहा है या मुझे फॉलो कर रहा है या मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं भी बड़ी नक्शड़ी थी, तो मैं भी उसको ना देखने की कोशिश करती, ना उसको घास डालने की कोशिश करती। हाँ, मुझे पता था कि कोई खड़ा हुआ है और मुझे देखता है।
एक दिन जानते हुए अनजाने में मेरी नज़र उस पर पड़ गई, और जब मेरी नज़र उस पर पड़ी तो मैंने दुनिया में इतना हसीन मर्द, इतना खूबसूरत मर्द और इतना मुकम्मल मर्द कभी नहीं देखा था। जब मैंने उसको पहली दफ़ा देखा तो यकीनन ये वैसा ही था जैसे कि आम लड़की अपने ख्वाबों के शहज़ादे के बारे में सोचा करती है। इसकी हाइट भी वैसी थी, इसकी शक्ल भी वैसी थी, इसके बाल भी वैसे थे, इसका कद भी वैसा था। गर्ज के इसके अंदर दुनिया की वो सारी चीज़ें शामिल थीं जिन चीज़ों को देख के औरत मन मिटती है। खैर, जब मैंने उसको पहली दफ़ा देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे सपनों का, मेरे ख्वाबों का शहज़ादा मेरे सामने मौजूद है, और चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी मैं उसकी तरफ बढ़ने लगी। लेकिन जैसे जैसे मैं उसकी तरफ बढ़ रही थी या अपने कदम उठा रही थी तो एक पीछे से आवाज़ थी जो मुझे आ रही थी। कोई मुझे रोक रहा था। शायद ये मेरा अपना नफ्स था जो मुझे कह रहा था कि तू तो बहुत नखरे वाली थी, तू बहुत नक्शड़ी थी, तू तो बहुत खुदसर थी। अब तुझे क्या हो गया है? तू उसकी तरफ कैसे बढ़ती चली जा रही है? और ऐसे ही हुआ कि कुछ कदम उसकी तरफ बढ़ने के बाद मैं वापस मुड़ी और अपने घर आ गई। अब रोज़ की बुनियाद पे ये होने लगा। वो मुझे देखता, मैं उसको देखती, वो मुझसे बात करने की कोशिश करता, मैं उसको नज़रअंदाज करती और आगे बढ़ जाती। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसने बाकायदा मेरा नाम लेके मुझे पुकारा और उसने मुझे कहा कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत दूर से यहाँ आया करता हूँ। गांव में जितने भी नौजवान थे, जितने भी लोग थे या उनके जो अजीज़ व अकारिब थे, उनको मैं नॉर्मली जाना करती थी। ये जो शख्स था ये कम से कम गांव का नहीं था, इसका इस गांव से कोई ताल्लुक़ नहीं था। खैर, मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज किया और फिर जब मैं घर आई तो घर पहुंचने के बाद मेरे फादर ने, जो कि एक पंडित थे, उन्होंने बताया कि तुम्हारा एक रिश्ता आया है और मैंने लड़के को देखा है, मैंने उसको पसंद कर लिया है। मैं चाहता हूँ तुम भी उसको एक बार देख लो, और अगर तुम उसको एक बार देख लोगी तो उसके बाद मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। ये जो खबर थी ये अच्छी खबर भी थी और बुरी खबर भी थी, क्योंकि जिस शख्स से या जिस आदमी से मेरे फादर मेरी शादी करवाना चाह रहे थे, ना वो इतना हसीन व जमील था, ना वो इतना खूबसूरत था, ना ख्वाबों को शहज़ादा था। हाँ, वो लड़का जो अक्सर मगरिब के बाद बरगद के दरख्त के नीचे खड़ा होता था, उसमें वो सारी खुसूसियात मौजूद थी जिसको मैं ढूंढ रही थी या जिसकी मैं तलाश में थी। बहरहाल, जब मेरे फादर ने मुझे कहा तो पुराना दौर था, मैं उनके ख़िलाफ़ बगावत नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो जो लड़का रास्ते में मुझे मिला करता था, अब तक सिर्फ उसने मुझे रोकने की या बात करने की कोशिश की थी। खैर, जैसे मेरे फादर चाहते थे मैं वैसे ही ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। पुराना दौर था, मैं उनके ख़िलाफ़ ना बगावत कर सकती थी, ना उनसे इस बात का इजहार कर सकती थी कि मैं इसको पसंद करती हूँ या मैं इसको पसंद नहीं करती। लिहाजा मैंने अपने फादर की जो बात थी उस पर लब्बैक कहा और मैंने कहा कि ठीक है, जैसे आपको सही लगे आप फ़ैसला कर लें। मेरे फादर ने कहा कि अब तुम्हें स्कूल जाने की या ट्यूशन जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा जो होने वाला शौहर है वो बहुत अच्छा कमाता है, वो तुम्हारा बहुत अच्छा ख्याल रखेगा, और ना सिर्फ ख्याल रखेगा बल्कि अगर वो चाहेगा तो तुम्हें मज़ीद तालीम भी दिलवाएगा। ये बताती हैं कि उसके बाद से मैंने ट्यूशन जाना छोड़ दिया और मेरे फादर ने मेरी जो शादी की बात थी वो उस लड़के से पक्की कर दी जहाँ वो करना चाहते थे। इसी तरह 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन गुजर गए, और जब 7 दिन गुजर गए और मुसलसल मैं ट्यूशन नहीं गई या मैं ट्यूशन वाले रास्ते से नहीं गुजरी, तो एक दफ़ा रात के तकरीबन 12, साढ़े 12 बजे का टाइम था। मैं किसी काम से उठी और जब मैं उठी तो बाहर की तरफ, यानी घर के जो बाहर का हिस्सा था, वहाँ मेरी नज़र पड़ी तो मैंने देखा कि वही लड़का जो मेरे ख्वाबों का शहज़ादा था या जो उस बरगद के दरख्त के नीचे मुझे नज़र आया करता था, वो सामने खड़ा हुआ है, और ना सिर्फ सामने खड़ा हुआ है बल्कि गुस्से से मुझे देख रहा है या गुस्से का इजहार कर रहा है। ये देख के मैं जल्दी से अंदर आ गई और मैं सोचने लगी कितना बदतमीज़ आदमी है कि जब मैंने इसको कोई घास नहीं डाली या इसकी बात नहीं सुनी तो इसने मेरे घर आके मेरे घर का रास्ता देख लिया। खैर, मैंने उसको नज़रअंदाज किया, मैं अंदर आ गई और अंदर आके अपने काम करने लगी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई तमाशा बने या मेरे बाप की इज्जत पे कोई आँच आए। कुछ देर तक उसके बारे में सोचने के बाद जब मेरी आंख लगी और मैं गहरी नींद में चली गई तो एकदम से रात के 2 या 2:30 बजे का टाइम था, मेरी आंख खुली। मुझे ऐसा लगा कि मेरे कमरे में कोई मौजूद है और कोई चल रहा है। पुराना दौर था, लाइट मौजूद नहीं थी, दिए का सहारा लिया करते थे। बहरहाल, जैसे तैसे करके जब मैं उठी, मैंने दिया जलाया
तो इस दौरानिए में मुझे महसूस होने लगा कि शदीद खुशबू है या बहुत ही महकती हुई खुशबू है जो उस पूरे कमरे से आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि किसी ने बहुत तेज़ फ्रेगनेंस या खुशबू लगाई हुई है। खैर, जैसे ही मैंने दिया जलाया तो मैंने देखा कि वही लड़का जो मेरे ख्वाबों का शहज़ादा है, या जिसको मैं पसंद करती थी, या जो बरगद के दरख्त के नीचे मुझे नज़र आया करता था, मेरे पलंग के बिल्कुल बराबर में खड़ा हुआ है। उसने मेरा हाथ पकड़ के कहा कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, लेकिन तुम ये क्या कर रही हो? मुझे छोड़ के अपने बाप की पसंद के साथ शादी करना चाहती हो? मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जैसे तुम जाओगी मैं वैसे ही रखूँगा, तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुमसे प्यार करूँगा और तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा। जब उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने उसका हाथ झड़का और उसको कहा कि तुम इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। अगर मेरे बाप ने हमें तुम्हें यहाँ पे देख लिया तो वो तुम्हारी भी जान ले लेंगे, मेरी भी जान ले लेंगे, और साथ साथ उनकी जो इज़्ज़त ख़राब होगी वो अलग है। ये सुनने के बाद वो जो लड़का था वो अजीब गुस्सा करने लगा या ज़बरदस्ती करने लगा, और वो कहने लगा कि देखो, मैंने तो तुम्हें पसंद कर लिया है, अब तुम मेरे अलावा किसी की ना हो सकती हो ना कभी होगी। अगर तुमने मुझे खुद से दूर करने की कोशिश की तो ना सिर्फ तुम्हारा नुकसान होगा बल्कि तुम्हारे बाप का भी नुकसान होगा, और जो तुमसे शादी करने की कोशिश करेगा उसकी भी जान जाएगी। और अगर तुम्हें आजमाना है तो आजमा के देख लो, मैं कोई आम मखलूक नहीं हूँ। ये बताती है कि ये कहने के बाद वो जो भी शख्स था वो एकदम से गायब हो गया, और इनको यकीन ही नहीं आया कि इनके सामने क्या हुआ है या उसने क्या बोला है। अगले दिन जब ये सो के उठी तो इनको ऐसा लगा शायद इन्होंने ख्वाब देखा है या इनका वहम है, और ये उसको टालने की कोशिश करने लगी। ये बताती हैं कि एक दो दिन मजीद गुजरे, उसके बाद दोबारा से जब मेरी आंख लगी और मेरी आंख खुली तो मैंने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वज़न महसूस किया। मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई है जो मेरे ऊपर आके बैठ गया है या मेरे सीने पे चढ़ा हुआ है। जब मैंने इस अंधेरे में गौर किया तो गौर करने पे पता चला कि वही ख्वाबों का शहज़ादा या वही शख्स जो बरगद के दरख्त के नीचे नज़र आता था मेरे ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है, और ना सिर्फ मेरे ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है बल्कि बहुत ही अजीब हरकतें वो मेरे साथ कर रहा है, और मैं मुकम्मल तौर पे बेबस हो चुकी हूँ। मैं अपनी बॉडी को हिलाना चाह रही हूँ तो हिला नहीं पा रही, मैं मूव करना चाह रही हूँ तो मूव नहीं कर पा रही, और वो जो चाह रहा है मेरे साथ करता चला जा रहा है। कुछ देर के अंदर अंदर मैं इस कदर मदहोश हो चुकी कि मुझे कुछ होश ना रहा, और मुझे फिर याद नहीं है कि उसने मेरे साथ क्या किया। वो जाते आते मुझे बोल के गया कि अब मैं रोज़ाना तुम्हारे पास आऊँगा, और अगर तुमने किसी को बताने की कोशिश की या कुछ करने की कोशिश की तो तुम्हारा बाप मारा जाएगा, और हर वो शख्स जो तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेगा वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। ये बताती हैं कि फिर इसके बाद मैं इस कदर डर गई, इस कदर खौफ का शिकार हो गई। हालांकि मेरे फादर पंडित थे, मैं इनको बता नहीं पा रही थी। जाहिर सी बात है, जब वो आता था तो मेरे साथ अजीब तरह की हरकतें करता था, फिज़िकल रिलेशन कायम करता था। मैं चाहने के बावजूद भी अपने फादर को ये सब नहीं बता सकती थी। इसी दौरानिए में वो जो रिश्ता था जहाँ मेरी शादी होने वाली थी वो खुद ब खुद बैक हो गए। उन्होंने शादी से इनकार कर दिया, और उनसे जब वजह पूछी गई तो उन्होंने कोई वजह नहीं बताई। ये बताती हैं कि इसके बाद यक के बाद दीगरे 11-12 रिश्ते आए, सारे के सारे काबिल कबूल थे, मैं भी उनके लिए काबिल कबूल थी। बातचीत होती, बातचीत पक्की हो जाती, शादी का टाइम आने वाला होता कि एकदम से वो जो लड़के वाले थे वो पीछे हट जाते या मना कर देते। सिर्फ एक फैमिली ने हिम्मत करके बताया कि जब से हमने आपकी बेटी से अपने बेटे की शादी की बात की है उसके बाद से हमारे बेटे को अजीब ख्वाब आते हैं। एक बहुत ही खौफनाक सा काला सा आदमी है जिसकी लाल आँखें हैं, वो उसके ख्वाब में आता है और ख्वाब में आके उसका गला दबाने की कोशिश करता है, और वो उसको कहता है कि अगर तुमने इससे शादी करने की कोशिश की या इसके करीब आने की कोशिश की तो तुम मारे जाओगे। ना सिर्फ तुम मारे जाओगे, तुम्हारे पूरे के पूरे घर वाले मारे जाएंगे। ये बताती है कि इसी तरह हर रिश्ता एक के बाद दिगरे आता रहा। साल पे साल गुजरते चले गए। मैं जब से बलूगत में दाखिल हुई थी, जब से लेकर जब तक मैं 34 साल की नहीं हो गई, मुसलसल रिश्ते आते चले गए और आके जाते चले गए। ना मेरी किसी से शादी हो पाती, ना कोई मेरे करीब आ पाता। मुसलसल सनसेट होने के बाद ये जो मखलूक थी या ये जो भी जन था या जो भी मखलूक थी जो मेरे पीछे लगी हुई थी, ये आ जाती और सुबह रोशनी होने से पहले या दिन निकलने से पहले वापस चले आती। इस दौरानिए में सिर्फ एक अच्छी चीज़ हुई थी, वो ये थी कि जो मेरे फादर थे उनका अपना बिजनेस कोई शुरू कर लिया था उन्होंने, और उसमें बहुत कामयाबी मिली थी उनको। वो देखते ही देखते पंडित से एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन चुके थे।
और जैसे जैसे वो ग्रो कर रहे थे वैसे वैसे उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। और ना सिर्फ दूसरी शादी कर ली थी बल्कि मेरी शादी का ख्याल या मेरी शादी की फ़िक्र मुकम्मल तौर पे जहन से निकाल दी थी। उनका ये ख्याल था कि शायद अब मेरी ना शादी हो सकती है ना मेरा मसला हल हो सकता है। हालांकि वो खुद एक पंडित थे और वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। ये बताती है कि मैं हसीन और नाज़नीन थी, बहुत खूबसूरत थी, बहुत दिलकश थी, लेकिन जैसे जैसे वो जो मखलूक थी या जो भी जन था जो मेरे पास आता था उससे मेरा जिस्मानी ताल्लुक़ कायम होता चला गया, वैसे वैसे मेरा जो जिस्म था वो अजीब होता चला गया और बज़ाहिर ऐसा लगता कि मेरे जिस्म का एक एक हिस्सा बहुत बुरी तरह स्वाइल हो चुका है। ये बताती हैं कि जब मैं 36 साल की हुई तो इत्तफाक से मेरी एक दूर की खाला थी, वो मुझसे मिलने आई और उन्होंने आके सबसे पहले ये दरियाफ़्त किया कि तुम्हारी शादी अब तक क्यों नहीं हो सकी। तो मैंने टालने की कोशिश की और जब मैंने टालने की कोशिश की तो उनको अंदाज़ा हुआ कि मामला थोड़ा गड़बड़ है या कोई ऊंच नीच है। खैर उन्होंने अपने तौर पे जो है वो करीबी जो उनके जानने वाले थे या पंडित थे उनसे रब्ता किया और उनको कहा कि ऐसा ऐसा है कि मेरी एक भांजी लगती है, उसकी शादी नहीं हो पा रही है। ये बताती हैं कि मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो क्योंकि मैं अपने फादर को नहीं खोना चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी कि किसी को नुकसान हो, क्योंकि वो जो भी मखलूक थी जो मुझसे इन रिलेशन थी वो चाहती थी कि कोई मेरे करीब ना आए, ना मुझसे शादी की बात करे, ना मुझे उससे दूर करने की कोशिश करे। बहरहाल मुझे बगैर बताए वो जो मेरी खाला थी वो एक पंडित के पास गई, उसको सारा का सारा वाक़या बताया। तो वो जो पंडित था उसने मेरी खाला को कहा कि किसी भी बहाने से, किसी भी हीले से, किसी भी तरीके से इसको आप मेरे पास लेके आ जाएं और आपने उसको बताना नहीं है कि आप उसको मेरे पास लेके आ रही हैं। ये बताती हैं कि मेरी खाला ने मुझे कहा कि चलो मेरे साथ एक जगह शॉपिंग पे चलना है, कुछ काम है वो निपटाने हैं और शाम से पहले हम कोशिश करेंगे वापस आ सकें। मैं उनके कहने पे उनके साथ चली गई और जैसे जैसे मैं उनके साथ सफ़र कर रही थी वैसे वैसे मेरी हालत गैर होती चली आ रही थी। ऐसा लग रहा था मुझे ठंडे पसीने आ रहे हैं, मेरी सांस रुकना शुरू हो चुकी है, मेरा दम घुट रहा है और मैं बिल्कुल अजीब हालत में उनसे कह रही थी कि मुझे अस्पताल लेके चलें, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा आखिरी वक्त आ चुका है, मैं मर जाऊंगी। तो मेरी ये हालत देख के वो जो मेरी खाला थी वो मुझे बजाय इसके कि पंडित के पास ले आती वो मुझे अस्पताल लेके चली गई और जैसे ही मैं अस्पताल पहुंची तो मैं नॉर्मल हो गई। 1-1.5 घंटा अस्पताल में गुजारने के बाद जब मैं वापस निकली तो मेरी खाला ने दोबारा से कोशिश की कि मुझे अपने साथ वहाँ पे लेके जाएं। जैसे तैसे बुरी हालत में मैं वहाँ पे पहुँची और जैसे ही मैं उस मंदिर के बाहर पहुँची जहाँ पे वो पंडित साहब हुआ करते थे, तो उस मंदिर के बाहर पहुँचते ही मैंने देखा कि वही लड़का या वही मेरे ख्वाबों का शहज़ादा जो रात में मगरिब के बाद मेरे पास आया करता था या मुझसे इन रिलेशन था, वो उस मंदिर के गेट के आगे की तरफ खड़ा हुआ है और वो मुझे इशारा कर रहा है कि अंदर नहीं आना। मैं एक अजीब कन्फ्यूजन का शिकार थी, मैं अंदर जाना चाहती थी लेकिन वो मुझे रोक रहा था या मुझे मजबूर कर रहा था कि मैं अंदर ना जाऊं। खैर मेरे मना करने के बावजूद भी जो मेरी खाला थी वो मुझे जैसे तैसे घसीटती हुई मंदिर के अंदर लेके चली गई और जब मैं मंदिर के अंदर गई तो मैंने चीखना शुरू कर दिया, मेरी हालत गैर हो गई और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। जब मुझे होश आया तो मैं अपनी खाला की गोद में थी, मेरे करीब एक पंडित साहब मौजूद थे जिनसे वो मुझे मिलवाने लाई थी और उन्होंने पूरा चेक करने के बाद मुझे बताया कि पिछले तकरीबन 20 से 22 सालों से ये जो आपकी बेटी है या आपकी भांजी है ये एक गैर मरई मखलूक के साथ या एक जिन के साथ इन रिलेशन है। अब बहुत ही मुश्किल है कि हम इसको उससे अलग कर सकें। हाँ हम कोशिश कर सकते हैं, इस कोशिश में हो सकता है कि आपकी जान चले जाए या इस लड़की की जान चली जाए या मेरी जान चली जाए या हो सकता है इस लड़की के बाप की जान चली जाए, किसी एक ना एक बंदे की जान तो जाएगी। ये बताती है कि जब मैंने ये सुना तो मैंने उसी वक्त उसको मना कर दिया कि कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है शादी करने की, मुझे कोई ज़रूरत नहीं कहीं रहने की, तो मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। अगर मेरे बाप को या मुझे कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। ये सुनने के बाद वो जो पंडित था वो कहने लगा कि जैसे आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं तो चाहता था कि आप कोशिश करें, एक दफ़ा आप रिस्क लें, हो सकता है कि आप इस मुश्किल से निकल सकें। ये बताती हैं कि उसके काफ़ी कन्विंस करने के बाद मैं राज़ी हो गई और बिला आखिर मैंने यही डिसाइड किया कि जैसा वो कह रहा है वैसा करके देख लेते हैं, जान तो वैसे भी जानी है ऐसे भी जानी है। तो उसने जो जो हमें बताया 41 डेज़ का उसने टाइम दिया कि इस 41 दिनों के अंदर अंदर ये तावीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, ये पहन के रखना है और आपने 41 दिन इसी मंदिर के अंदर गुजारने हैं। यहाँ से आपने ना कहीं जाना है ना कहीं आना है। 41 दिन के अंदर अंदर
आपकी जो हालत है वो बेहतर हो जाएगी। और जब आपकी हालत बेहतर हो जाएगी तो वो जो भी मखलूक है या जो भी जिन है जो आपसे इन रिलेशन है, उसको हम किसी भी तरह कैद करने की कोशिश करेंगे या उसको जलाने की कोशिश करेंगे। ये बताती है कि मैंने तकरीबन 41 डेज़ तक वो अमल किया। मेरी खाला ने मेरे फादर को भी कन्विंस किया और वो भी इस बात पे राज़ी हो गए। और जब 41 डेज़ मैंने ये अमल कामयाबी से कर लिया तो उसके बाद मेरी तबीयत बेहतर हो गई और अब लगने लगा सब नॉर्मल हो चुका है। वो जो भी मखलूक थी जो मेरे साथ इन रिलेशन थी, जो मेरे साथ फ़िज़िकल रिलेशन कायम करती थी, वो मेरी ज़िंदगी से या मेरी दुनिया से जा चुकी थी। लेकिन हाँ, जो मेरी फ़िज़िक्स थी या मेरा जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो बहुत चेंज हो चुका था। और अब डॉक्टरों के मुताबिक मेरी शादी भी हो जाए तो शायद मैं अपने शौहर के साथ वो रिलेशन नहीं रख सकती थी जो एक मियाँ बीवी का हुआ करता है। ये बताती है फिर ऐसा ही हुआ कि मेरी शादी भी हुई, मेरे शौहर के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात रहे। उनको मैंने बता दिया था कि मेरे साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहे हैं, हो सकता है मैं आपको खुशियाँ ना दे सकूँ या आपको औलाद ना दे सकूँ। सो इसी तरह मेरे शौहर भी मुझसे कोऑपरेट करते रहे, ज़िंदगी गुजरती रही। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी ज़िंदगी थी वो एक कर्ज़ ज़िंदगी थी, एक बद्दुआ वाली ज़िंदगी थी, एक कोसी हुई ज़िंदगी थी। और मैं सबके लिए यही दुआ करती हूँ कि कभी भी किसी भी लड़की की ना ऐसी ज़िंदगी हो, ना ऐसी लाइफ हो, ना उसके साथ इस तरह के मामलात और वाक़यात पेश आएँ। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरी इन्होंने शेयर की थी ये आपको पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है कि जिनके साथ ये वाक़या पेश आया था उनकी ही ज़बानी आपको बता सकूँ। ये यकीनन एक दर्दनाक, एक खौफनाक कहानी थी और मुझे बहुत हमदर्दी इन खातून के साथ। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी सब लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको इस तरह की मुसीबतों से, इस तरह की मखलूक़ात से महफूज रखे। और अगर आपको लगता है कि स्टोरी अच्छी थी तो प्लीज़ अपने सर्कल में शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।